हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 18 मई और हम लोग पढ़ेंगे 18 मई से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन मुंबई में संपन्न हुआ है और साल 2026 के लिए 15 नर्सिंग जो है नर्स उनको नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है। जो पेशेवर नर्सिंग है उनको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला के लिए अब आधार वर्ष 2024 को रखा गया है। बीडी सतीशन को केरला का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। और हाल ही में समाचारों में रहा सेहत मिशन, ये आईसीएआर और आईसीएमआर का संयुक्त पहल है। वीबीजी राम जी अधिनियम 2025 के तहत अकुशल शारीरिक श्रम के लिए 125 दिनों की वैधानिक कार्य की गारंटी दी गई है। न्यायिक सुगमता के लिए दो प्रमुख तकनीक पहल वन केस वन डाटा और सुसहाय पहल लॉन्च किया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हाल ही में पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार योजना की घोषणा की गई है और ये पुणे में भारत का पहला लो एमिशन जोन बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि भोपाल में कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष लॉन्च किया गया। और हाल ही में हंगरी का नया प्रधानमंत्री पीटर मैग्यार को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में चर्चित आध्यात्मिकता के तरीके सीख रहा गाबी रोबोट जो है, ये दक्षिण कोरिया का पहला रोबोट भिक्षु है। हाल ही में मनोज अग्रवाल को पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज के 145 साल के इतिहास में पहली महिला प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया है सुसान एलियास को। तो ये सभी प्रश्न हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं अपना आज का सवाल नंबर 1 पर। सोने पर हाल ही में बढ़ाए गए टैक्स में एआईडीसी का मतलब क्या है? तो आंसर इसका हो जाएगा एग्रीकल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये है क्या, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, हाल ही में जो भारत सरकार है, ये सोने और चांदी की आयात यानी कि इंपोर्ट पर लगने वाले जो टैक्स हैं, ये दुगना कर दिए। अप्रॉक्स लगभग दुगना कर दिया गया है। मतलब कि विदेशों से भारत जो सोना आता था, इस पर जो टैक्स लगता था, इंपोर्ट टैक्स, इसे लगभग डबल कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय की नई आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक सोने पर प्रभावी कुल आयात कर जो था, इंपोर्ट टैक्स, 9.2% से बढ़ाकर 18.4% कर दिया गया है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो है, देश की मजबूत अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखना। दरअसल पश्चिम एशिया में चल रहे भू राजनीतिक तनाव की वजह से हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर काफी दबाव बढ़ रहा है। वर्तमान में भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% सोना जो है, ये बाहर से खरीदता है, यानी 10% ही सोना भारत का है, जिससे बहुत सारा विदेशी पैसा जो है बाहर चला जाता है। और इसी चालू खाता घाटे को कंट्रोल करने के लिए ही सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है कि पब्लिक जनता चांदी और सोना न खरीदें। एआईडीसी एआईडीसी है क्या? तो इसे 2021-22 के केंद्रीय बजट में शुरू किया गया था ताकि खेती के ढांचे को बेहतर सुधारा जा सके। जीजेईपीसी क्या है? तो यह भारत में रत्नों और आभूषणों के निर्यात को बढ़ावा देने वाली मुख्य संस्था है और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। और सीएडी यानी चालू खाता घाटा, जो कि यहाँ पे हमने बतलाया, ये चालू खाता घाटा की बात हमने यहाँ किया, तो इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाई। तो यही है चालू खाता घाटा। करेंट अकाउंट डिफिसिट, जब देश की निर्यात की तुलना में आयात बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसे अर्थशास्त्र में सीएडी कहते हैं। ठीक है, यहां से हम दो एमसीक्यू अगर देखें तो सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी क्यों बढ़ाई? तो चालू खाता घाटा जो है उसको कम करने के लिए सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। और दूसरा क्वेश्चन है कि अब सोने पर कुल प्रभावी आयात शुल्क कितना हो गया? तो ये हो गया है 18.4%। देखिए, जो चीजें हम डिटेल्स में बताए उसी को एक चार्ट में यहाँ पर एकीकृत किया गया है।
संग्रह किया गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चले, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो इंपोर्ट टैक्स था 9.2 से 18.4% कर दिया गया है। एआईडीसी की बढ़ोतरी के बारे में बात की है हम लोग, ठीक है। यहाँ पे एआईडीसी, फिर जीजेईपीसी का बात की है, सीएडी की बात की है। उसी प्रकार यहाँ पे पश्चिम एशिया में तनाव से तेल की कीमतें में बढ़ने की खतरा है। तेल आयात के लिए अधिक विदेशी मुद्रा की जरूरत है। सोना अनिवार्य नहीं बल्कि विलासिता है, यानी इसे खरीदना नहीं है। यहाँ पे सोने पर हाल ही में बढ़ाए गए टैक्स एआईडीसी का मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट से हो गया। ये क्वेश्चन हम लोग देखे, ये भी देखे, ठीक है। तो ये सब डाटा आप देख सकते हैं। यहाँ पे सोने पे टोटल इंपोर्ट टैक्स बढ़ाकर 18.4% किया गया। तो इसे आप जितने भी अभी हम पीछे बतलाए, इस टोटल संग्रह यहाँ पे आपको एकीकृत किया हुआ है। नेक्स्ट चले हम लोग, तो हाल ही में चर्चा में रहा मिथुना मॉडल किससे जुड़ा हुआ है? तो आंसर इसका हो जाएगा मॉनसून की भविष्यवाणी से। किससे? मॉनसून की भविष्यवाणी से मिथुना मॉडल जुड़ा हुआ है, यानी कि मॉनसून फोरकास्टिंग, मॉनसून फोरकास्टिंग से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में आईएमडी जो है, यानी कि भारत मौसम विभाग, जो उत्तर प्रदेश में एक खास पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसके लिए मिथुन नाम का एक नया वेदर मॉडल लॉन्च किया गया है। यह मॉडल इतना सटीक है कि यह 1 किलोमीटर के बेहद छोटे से दायरे में अगले 10 दिनों की बारिश का सही हाल बता सकता है। यही है मिथुना मॉडल। उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई है। फिलहाल इसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के लिए शुरू किया गया है, और लेकिन जल्द ही इसे 15 और राज्यों में लागू किया जाएगा। आईएमडी यानी भारत मौसम विभाग, इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में 1875 में हुई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है। यहाँ से दो एमसीक्यू हम देखें तो आईएमडी के इस नए मॉडल की खासियत क्या है? तो इसका खासियत है कि यह 1 किलोमीटर के स्तर पर सटीक जानकारी देता है, ठीक है। और दूसरा है कि मिथुना मॉडल को किस संस्थान ने तैयार किया? तो इसे तैयार किया है आईआईटीएम पुणे ने। नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पर अभी हम पीछे जो भी डिटेल्स हम पढ़े, वो टोटल का डाटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे हाल ही में चर्चा में रहा मिथुना मॉडल किससे जुड़ा हुआ है, ये हम लोग देखे। फिर आईएमडी के नए मॉडल की खासियत क्या है, ये भी हम लोग क्वेश्चन देखे। मिथुना मॉडल को किस संस्थान ने तैयार किया, ये भी हम लोग देखे, ठीक है। तो इस तरह से जो भी चीज अभी हम पीछे पढ़े, वो टोटल का डाटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चले हम लोग, किस भारतीय शिप बिल्डर कंपनी ने श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड का अधिग्रहण किया? तो आंसर इसका हो जाएगा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, अभी क्या हुआ है कि जैसे कि ये भारत का, जैसे एक मिनट, हाँ, ये भारत का मैप, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया आपका नीचे श्रीलंका, नीचे आपका हो गया श्रीलंका, और श्रीलंका की कॉमर्शियल कैपिटल जो है आपका कोलंबो है। श्रीलंका की कॉमर्शियल कैपिटल कोलंबो, और कोलंबो में ही ये कोलंबो है, और कोलंबो डॉकयार्ड का अधिग्रहण मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है, ठीक है। ये भारत की प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र इकाई यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट है, और इसने श्रीलंका के डॉकयार्ड जो है उसमें 51% की नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल कर ली है। कौन? भारत ने, सॉरी भारत ने नहीं, ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने, ठीक है। वर्ष 2026 में 452 करोड़ यानी लगभग 53 मिलियन डॉलर का यह सौदा भारत के समुद्री इतिहास में किसी अंतरराष्ट्रीय शिपयार्ड का पहला अधिग्रहण है। अब यह राजनीतिक रणनीतिक
राजनीतिक, रणनीतिक और वाणिज्यिक मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि ये अधिग्रहण केवल व्यावसायिक कदम नहीं है, बल्कि जो इंडियन ओशन है, ओशन वाला जो रीजन है, इसमें भारत के रणनीतिक उपस्थिति को भी मजबूत करने की दिशा में एक यह बड़ा कदम आप कह सकते हैं। अब यदि आपसे पूछा जाए कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में, तो इसका फॉर्मेशन ईयर जो है 1934 हो जाएगा। कितना? 1934 इसका फॉर्मेशन ईयर है, और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो यहां से इतने की पॉइंट आपको रिलेट करना है। नेक्स्ट चले। केंद्र सरकार ने ऑटोमेटिक रूप से बीमा कंपनियों में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100%। केंद्र सरकार ने मई 2026 में बीमा कंपनियों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को ऑटोमेटिक रूट के तहत अधिसूचित कर दिया है, यानी नोटिफाई कर दिया है। इस फैसले से अब विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बीमा बाजार के दरवाजे पूरी तरह से खुल गए हैं। ऑटोमेटिक रूट है क्या? तो और यह कितने तरह के निवेश रूट है? तो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मुख्य रूप से दो रास्तों या रूट से, ऑटोमेटिक रूट पहला और दूसरा सरकारी रूट, ये दो रास्ते से, दो रूट से आता है। तो ऑटोमेटिक रूट है क्या? तो इसे स्वचालित मार्ग भी कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसमें प्रक्रिया काफी सरल और तेज होती है। इसमें किसी विदेशी कंपनी या निवेशक को निवेश करने से पहले भारत सरकार का या आरबीआई से किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। निवेशक सीधे पैसा लगाता है, और निवेश प्राप्त होने के बाद एक तय समय सीमा, यानी अक्सर 30 दिन के भीतर आरबीआई को केवल इसकी सूचना देनी होती है। तो ये तो हो गया ऑटोमेटिक रूट। सरकारी रूट क्या है? तो इसे अनुमोदन मार्ग कहा जाता है। यहाँ सरकार का नियंत्रण अधिक होता है। निवेश करने से पहले निवेशक को संबंधित मंत्रालय या विभाग से अनिवार्य अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी मैंने जितने भी रूल आपको बताए, या एफडीआई के लिए दो इंपॉर्टेंट रूल या रूट बताए, एक तो ऑटोमेटिक रूट और दूसरा सरकारी रूट। तो इसमें फिलहाल एलआईसी को इस नियम से बाहर रखा गया है। ये दोनों नियम से एलआईसी जो है इसको बाहर रखा गया है। एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम, और इसे निवेश की सीमा से अलग रखकर, यानी कि बाकियों के लिए ये जो 100% है, तो ये एलआईसी के लिए रखा गया है फिलहाल 20%। ठीक है। मतलब कि एलआईसी में विदेशी निवेश की जो सीमा है ये 20% पर सीमित की गई है, जो ऑटोमेटिक माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, ये होगा ऑटोमेटिक माध्यम से, लेकिन सीमित कर दिया गया है 20%। नेक्स्ट चले। प्रधानमंत्री मोदी ने किस संकट का जिक्र करते हुए जनता से ईंधन की बचत, वर्क फ्रॉम होम, सोना खरीदने से बचने और विदेशी यात्रा में कमी की अपील की है? तो इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिससे कि क्वेश्चन एशिया में जो जिससे कि वेस्टर्न एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है, जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी जी ने फुल कंजर्वेशन और इलेक्ट्रिक वाहन का फ्यूल कंजर्वेशन और इलेक्ट्रिक वाहन का ये ज्यादा से ज्यादा यूज करने के लिए बोले है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने के लिए बोले। वर्क फ्रॉम होम की बात किए, और सोना खरीदने से बचने के लिए भी अपील की है प्रधानमंत्री मोदी ने। ठीक है, तो कम से कम 1 साल तक ये सब चीजों से बचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि कम सोना खरीदें, फ्यूल का कम खर्च करें, इलेक्ट्रिक वाहन का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, वर्क फ्रॉम होम करें। ठीक है, तो ये किस कारण हुआ? ये पश्चिमी एशिया में ये संकट आया है, जिस कारण ये सब हुआ है। टूरिज्म की यदि बात की जाए, तो विदेशी यात्रा में कमी करके इंडियन टूरिज्म को प्रमोट करने की बात प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहा गया है। वेस्टर्न एशिया में क्या चल रहा है, तो इसके बारे में हर एक 2 दिन में तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि जो 1991 में जो क्राइसिस आया था, तो क्या सेम क्राइसिस फिर आने वाला है? भारत को फिर से फेस करना पड़ेगा?
तो फिलहाल ये पॉसिबिलिटी तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि भारत के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये $700 बिलियन है। $700 बिलियन क्रॉस कर चुका है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट अभी कंट्रोल में है, और यदि इसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो आर्थिक स्थिति जो है दबाव में आ सकता है। भारत दबाव में, आर्थिक स्थिति के रूप में दबाव में आ सकता है। आर्थिक दबाव भारत पर पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चले। निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है? तो मई महीने की 16 तारीख को हर साल ये राष्ट्रीय डेंगू दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है कि डेंगू के प्रति अवेयरनेस फैलाने और इसके बचाव के उपायों को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही इसके उपचार के बारे में जानकारी देने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की बात की जाए तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसके जिम्मेदार है, और हर बार एक थीम डिसाइड किया जाता है। तो इस बार का इसका जो थीम है, डेंगू नियंत्रण में सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें, यानी कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर डेंगू, डेंगू कंट्रोल, चेक, क्लीन एंड कवर। ठीक है, यहां से हम लोग मई महीने की कुछ इंपॉर्टेंट डेट की अगर बात कर ले तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है, और 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात ये दोनों जो है दोनों अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि 1960 में 1960 में ये दोनों राज्य एक से टूटकर दो अलग अलग राज्य बने थे। ठीक है, 1960 में 1 मई को। ठीक है, और उसी समय से ये दोनों राज्य जो है 1 मई को अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। 2 मई को विश्व टूना डे और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और जब प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात आई है तो आप बताएं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स या प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का हम बात करें तो इस साल यानी कि 2026 में भारत का रैंक कितना है? तो 157, और टॉप पे कौन है? तो टॉप पे आपका नॉर्वे है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किस संस्था द्वारा रिलीज किया जाता है, तो ये रिलीज किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। ठीक है, 4 मई कोयला खनिक दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई विश्व थैलेसीमिया दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें कि 95वें क्रम के जो ला लीगा टूर्नामेंट का आयोजन जो है ये कहां किया गया, जिसका खिताब बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को हराकर जीता है। तो रिसेंटली इसका आयोजन स्पेन में किया गया है। कहां? स्पेन में। तो ला लीगा एक प्रकार का फुटबॉल टूर्नामेंट है जो जीता किसने? तो बार्सिलोना ने, और हराया किसे? तो रियल मैड्रिड को। एडिशन अगर पूछा जाए तो ये 95th एडिशन है, इसका एडिशन 95th है, जिसमें बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 2-0 से हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया। और इसका जो मुकाबला है बार्सिलोना का जो डोमेस्टिक मैदान है स्पॉटिफाई कैंप नोउ, इसमें खेला गया था, इसका आयोजन किया गया था। यदि बात की जाए यहां से इंग्लैंड की, तो देखिए महिलाओं का जो वुमेन T20 वर्ल्ड कप जो है, T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन इंग्लैंड और वेल्स मिलकर कर रहा है। कौन? इंग्लैंड और वेल्स मिलकर इसको आयोजित करेगा। फ्रांस की बात करें हम, तो फ्रांस की यदि बात की जाए तो पेरिस में यूनेस्को का आपका हेडक्वार्टर हो जाएगा। कहां? पेरिस में। और अभी जो कांस फिल्म फेस्टिवल
जो था ये रिसेंटली फ्रांस के कांस में आयोजित किया गया था। यूएसए का डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे है। यहाँ पे फुटबॉल का डिस्कशन है। तो फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है वो क्या है? तो वो आपका हो जाएगा फीफा। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका फॉर्मेशन ईयर 1904। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है आपका ज्यूरिख ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, और गियानी इन्फेनिटो जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। हर 4 साल में एक बार फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाता है, चाहे मेल कैटेगरी का हो या फीमेल कैटेगरी का। तो अभी जो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2026 में 2026 में फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो है, तो 2026 का जो इसे होस्ट करने वाला है, कौन होस्ट कर रहा है? तो इसे 3 कंट्री मिलकर होस्ट कर रहा है। यदि आप वर्ल्ड मैप देखे होंगे तो वर्ल्ड मैप में नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर में आप कनाडा को देखे होंगे। ठीक है, फिर आप यूएसए को देखे होंगे और उसके नीचे आपको मैक्सिको देखे होंगे। ठीक है, तो यही तीनों कंट्री जो है ये मिलकर 2026 का फीफा मेंस वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है। ठीक है, इस साल का फीफा मेंस वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे कौन? तो कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। और नेक्स्ट ईयर यानी 2027 का जो है, 2027 का जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड मेन, ये तो फीफा मेंस वर्ल्ड कप है और 2027 में जो है वुमेन्स का होने वाला है, वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप। तो ये कहां होगा? तो ये होस्ट करेगा आपका ब्राजील। ठीक, क्लियर हो गया इतना तक? अब देखिए, ये तो हम लोग इंटरनेशनल देख लिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। तो राष्ट्रीय स्तर पे यानी भारत में भी तो फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी होगी। तो भारत की बात की जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है ये है आपका ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, और इसके प्रमुख हो जाएंगे कल्याण चौबे। कल्याण चौबे जो है इसके प्रमुख हो जाएंगे। नेक्स्ट चले हम लोग, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को कैबिनेट ने धोलेरा और किस शहर के बीच मंजूरी दी है? तो आंसर इसका हो जाएगा अहमदाबाद। यानी कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, ये धोलेरा और अहमदाबाद के बीच चलने जा रहा है, और दोनों जो है ये गुजरात में ही है। सबसे पहली बात, यहाँ एक टर्म लिखा हुआ है सेमी हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना। ठीक है, तो ये होता क्या है? तो आप कह सकते हैं कि ऐसे रेल लाइन जिसमें पारंपरिक रेलें चलती हैं, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस हो गया, राजधानी एक्सप्रेस हो गया, तो इसके कंपैरिजन में बहुत तेज गति की ट्रेनें यहाँ चलती हैं। न कि बहुत माने इसके कंपैरिजन में तो यहाँ तेज चलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बुलेट ट्रेन जितना तेज चलती है। यानी कि बुलेट ट्रेन से कम, और जो रेगुलर जो ट्रेनें चलती है उससे अधिक स्पीड में ये ट्रेनें चलेंगी। तो रिसेंटली इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जो कि अहमदाबाद और धोलेरा के रूट को कवर करेगा। समय कितना? तो 1 घंटे से भी कम समय, माने मात्र 48 मिनट लगेगा, और इसका उद्देश्य है धोलेरा स्मार्ट सिटी को कनेक्टिविटी प्रदान करना और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। रिसेंटली इंडियन रेलवे से संबंधित करंट अफेयर का अगर हम डिस्कशन करें तो भारतीय रेलवे का 18वां जोन दक्षिणी तट रेलवे का मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है, और जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के रूप में किस रूट की ट्रेन को हरी, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का सफल ऑसिलेशन ट्रायल हरियाणा से जिंद सोनीपत खंड पर किया गया है। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार चंदना सिन्हा। भारतीय रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर
कार्यस्थल पर शिकायत दर्ज करने के उद्देश्य से महिला कर्मचारियों के लिए साइन ऐप लॉन्च किया। साइन ऐप का पूरा नाम सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन दो शहरों के बीच चली? अहमदाबाद और मुंबई। भारत ने अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल ट्रायल रन किया और इसे भारत ही नहीं एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी माना जा रहा है, जिसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है। रेल मंत्रालय वन स्टॉप समाधान के लिए संरक्षा ऐप लॉन्च किया है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। और रिसेंट के एग्जाम में पूछा भी गया है कि ये किस नदी पर बना है? तो ये बना है आपका चिनाब नदी पर। किस पर? चिनाब नदी पर। और लास्ट है कि गुजरात 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट चले। तो किसे हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण सूद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? प्रवीण सूद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि प्रवीण सूद तो पहले से ही इसका डायरेक्टर है, तो इनका जो कार्यकाल है वो एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि मई 2026 में इनका कार्यकाल कंप्लीट होने जा रहा था, 24 मई को। तो एक्सटेंड किया गया और अगले साल तक यानी कि 2027 तक के लिए इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनका कार्यकाल कब तक? मई 2027 तक कर दिया गया है। रिसेंट अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एनएस राजा सुब्रमणी, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति हो जाएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए चेयरमैन और सीएमडी रवि के। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड का पहला सीईओ जो है संजय जमुआर हो जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सचिव चंचल कुमार। नीति आयोग का सीईओ निधि छिब्बर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति हो जाएंगी। और डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन का नए चीफ वीर विक्रम यादव। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य कोम्पेला वेंकट रमना मूर्ति हो जाएंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त प्रवीण वशिष्ठ। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री डायरेक्टर अर्चना व्यास। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का नए अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजित पुन्हानी। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी एनएसए जो है अनीस दयाल सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट चले। तो हाल ही में किस देश को असम के बक्सा शहद की पहली खेप का निर्यात किया गया? तो असम के बक्सा शहद की पहली खेप का निर्यात रिसेंटली यूएसए में किया गया है। कहां? यूएसए में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 20 मीट्रिक टन रहा, जिसकी पहला खेप जो है यूएसए को निर्यात किया गया है। किसे? यूएसए को। कितना? 20 मीट्रिक टन। ये जो पहल है ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल के तहत अपेडा के सहयोग से किया गया है। किसके? अपेडा। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मतलब होता क्या है? तो मान लीजिए कि राज्य में जितने जिले थे उन जिलों का एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा फेमस है, तो उसे विशिष्ट पहचान देने के लिए यह पहल शुरू किया गया है। इससे फायदा क्या होगा? तो इस तरह से बक्सा जिले के लगभग 500 स्थानीय मधुमक्खी पालकों जो है माने मधुमक्खी पालने वाले मधुमक्खी पालक, इनकी आय में इनकी वृद्धि हो जाएगी। इसका खास बात यह है कि बक्सा शहद बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र का एक प्रीमियम और लगभग जैविक शहर है बक्सा। ठीक है, नेक्स्ट चले। तो प्रीवियस क्लास में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में भारत के पहले पूरी तरह से चालू पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कर दिया है? किस राज्य में? तो इसका आंसर हो जाएगा वारंगल, तेलंगाना में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा सवाल है
कि 48वां आसियान समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका फिलीपींस में। ठीक है। आपका आज का सवाल है कि भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन बन गया है? इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपका दूसरा सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किस देश के एथलीटों और टीमों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो इसका भी जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो कैसा लगा फीडबैक में जरूर बताएं। धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।